कक्षा 12th हिंदी में हम लोग बीतान का प्रकरण जूझ पढ़ेंगे, जिसको आनंद यादव ने लिखा है। इसके मुख्य बिंदु को हमने यहाँ पे नोट कर दिया है और कहानी के सारांश में कहानी के मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा कहानी का परिचय। तो यह कहानी जो जूझ कहानी है वो मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का लिखा हुआ है। ये उनके उपन्यास का एक अंश है। इस उपन्यास में उन्होंने एक संघर्षशील किशोर के जीवन का चित्रण किया है। अब हम कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आते हैं। पहला बिंदु है लेखक की परेशानी। जो लेखक आनंद हैं, इसको इनको इस कहानी में आनंदा कहा गया है। उनकी माँ उनको आनंदा नाम से पुकारती हैं। तो कहानी में लेखक की परेशानी यह है कि लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद लेखक को पाठशाला जाने से रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि वो सिर्फ लेखक का जो पिता है वो सिर्फ घूमना, इधर उधर आवारा की तरह घूमता रहता है, जिससे वो अपने घर और खेती के कामों को नहीं देख पाता है। तो वो अपने कार्य को अपने बच्चे से लेना चाहता है, इसलिए उसने उसे पढ़ाई करने से मना कर दिया है। और लेखक की हिम्मत नहीं है कि वह अपने दादा से अपनी पढ़ाई के लिए बात करे। तो लेखक की ये परेशानी है। आगे है इस कहानी में कि माँ के साथ योजना बनाना। लेखक की माँ लेखक की परेशानी को समझती है, लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं मानेंगे, यह वह भी जानती है। इसलिए लेखक ने अपनी माँ के साथ योजना बनाया कि गांव के जो मुखिया हैं उनके पास चला जाए और उनसे अपनी समस्या कहा जाए। तो लेखक की माँ साग भाजी देने के बहाने से दत्ता लेखक मुखिया के यहाँ जाते हैं। और वहाँ पे अगला पॉइंट है दत्ता जीराव। जो मुखिया हैं वो दत्ता जीराव हैं। उनसे लेखक की माँ मिलती है और वो अपनी समस्या बताती है कि मेरा जो बेटा है वो पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके पिता दिन भर घूमते रहते हैं, घर पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसके वजह से खेती का और पशुओं का सारा काम इस बच्चे को करना पड़ता है। इसके बाद भी वो इसे स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं और यह बच्चा पढ़ना चाहता है। दत्ता जी राव उससे पूछते हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो? लेखक हाँ बोलता है। क्यों पढ़ना चाहते हो? तो लेखक बोलता है कि पढ़ करके वो आगे कुछ कर सकता है, अच्छा आदमी बन सकता है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी करने से कोई विकास होने वाला नहीं है। तो दत्ता जी राव लेखक और उसकी माँ के साथ मिलकर के योजना बनाते हैं कि जब शाम को तुम्हारे पिताजी आते हैं तो उनसे उनको मेरे पास भेजना और उन्हें ये बता देना कि साग भाजी देने के लिए दत्ता जी राव के यहाँ गए थे। लेखक और उसकी माँ घर आते हैं। शाम को जब पिता खाना खाने बैठता है तो उसकी माँ बोलती है कि तुमको दत्ता जी राव ने बुलाया है और मैं उनके यहाँ साग भाजी देने गई थी। तो मुखिया का बुलावा बहुत सम्मान की बात होती थी। लेखक का पिता जल्दी से खाना छोड़ के ही जाता है, बोलता है मैं आके खाना खा लूँगा, और वो दत्ता जी राव से मिलने जाता है। दत्ता जी राव ने लेखक से बोला था कि थोड़ी देर बीतने के बाद तुम खुद अपने पिताजी को बुलाने के लिए मेरे पास आना, तो मैं आगे की बात तुम्हारे पिता के सामने ही कर दूंगा। जब आनंदा के पिता मिलने जाते हैं दत्ता जी राव से, कुछ देर बाद इधर उधर की बात करने के बाद ये दत्ता जी राव के यहाँ लेखक अपने पिता को बुलाने जाता है। तो दत्ता जी राव पूछते हैं कि क्यों रे छोकरे, पढ़ाई लिखाई करता है? तो वो लेखक बोलता है नहीं। क्यों नहीं पढ़ता? तो लेखक का पिता बोलता है कि घर में बहुत काम है और ये आवारा घूमता रहता है, कंडे बेच करके सिनेमा देखने जाता था, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी। तो दत्ता जी राव उसके पिता को बोलते हैं कि यदि बच्चा एक दो बार गलती कर दे तो उसको फिर से आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। तुम इसे कल से स्कूल भेजोगे, और यदि तुम नहीं भेज सकते हो तो अपने बेटे को मेरे यहाँ भेज दो, मेरे यहाँ ये कुछ काम करेगा और स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा, मैं इसे पढ़ा दूंगा। लेकिन लेखक का पिता बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं कल से अपने बेटे को स्कूल भेजूंगा। घर आने के बाद आगे दिया है ना कि पाठशाला भेजने के लिए दादा की शर्त। दादा वो अपने पिता को बोलता है लेखक। घर आने पे जो लेखक का पिता है वो बोलता है आनंदा से कि तुम स्कूल जाओगे, लेकिन इधर उधर घूमते मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। कहीं भी इधर उधर घूमते मिल गए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। और तुम खेती के जितना भी काम करते थे सारे काम करने के बाद ही तुम स्कूल जाओगे। लेकिन लेखक को पढ़ने की ललक थी,
इसलिए वो सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लेता है और वह सुबह ही बस्ता लेकर के ही खेत जाता है, खेतों पे पौधों में पानी देता है और वहीं से वह स्कूल चला जाता है। स्कूल जाने के लिए वो खेतों से काम करके जाता है और स्कूल जाने के लिए वो अच्छा कपड़ा नहीं पहना हुआ होता है, धोती पहन के ही जाता है स्कूल में। अब उसके साथ वो कक्षा 4 पढ़ने के बाद छोड़ दिया था, उसके साथ वाले बच्चे आगे क्लास में चले गए थे और उसको 5वीं में पढ़ना था। 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे जो थे उससे छोटे थे। तो दिया है ना कक्षा में लेखक का अनुभव। कक्षा में जब लेखक जाता है तो बच्चे उसको उसके साथ अजीब सा व्यवहार करते हैं। कोई उसकी धोती खींचता है, कोई उसका अंगूछा खींच लेता है। मतलब वो जैसे उन लोगों के लिए खिलौना आ गया है। वो बहुत हीन अनुभव करता है। पहले ही दिन गांव क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा था मॉनिटर, उसने क्या किया, लेखक का अंगूछा लेकर के अध्यापक की कुर्सी पे रख देता है। अध्यापक जब आते हैं, देखते हैं, तो उसे डांटते हैं, लेकिन लेखक बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो मास्टर उसे बैठा देते हैं। उसके बाद से लेखक सोचता है अब मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, यहाँ मुझसे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो मैं मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन फिर वो अगले दिन स्कूल सही समय पे पहुंच जाता है। क्लास में एक बच्चा है बसंत पाटिल, जो पढ़ने में सबसे तेज है। जो गणित के जितने भी सवाल होते हैं वो टीचर उन्हीं से लगवाते हैं और वो सबसे पहले उन सवालों को हल कर देता है, जिससे लेखक के मन में उत्सुकता जगती है कि वो भी क्यों नहीं बसंत पाटिल की तरह पढ़ सकता है, वो भी सवालों को अच्छे से लगाएगा। इसलिए उसने बसंत पाटिल से मित्रता की और उसकी प्रेरणा से वह भी गणित में बसंत पाटिल की तरह तेज हो जाता है। उसके बाद उसकी कक्षा में एक मास्टर आते हैं, सौदलगेकर, जिनका प्रभाव लेखक के जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ा। सौदलगेकर साहित्य के टीचर थे, अध्यापक थे, और वो कविताओं को सुर तय लय से गाते थे, लेखकों की जीवनी अच्छे से बताते थे, जिसका प्रभाव ये हुआ कि लेखक को भी कविता में आनंद आने लगा। कवि और वह भी, जो सौदलगेकर थे, वो कविताओं को अलग अलग लय और सुर में गाते थे, जिसको सुन करके लेखक भी उसको दोहराता था, अलग अलग स्वर में गाता था। आगे दिया है कवि और कविता के बारे में लेखक की धारणा। सौदलगेकर से मिलने से पहले लेखक सोचता था कि जो कवि है वो हम लोगों से अलग होता होगा, तभी तो इतनी अच्छी रचना कर लेता है। लेकिन जब सौदलगेकर ने उसको बताया कि वो कविता खुद ही लिखते हैं और उन्होंने अपने घर के जो मालती लता है उसके ऊपर भी एक कविता लिखी है और उस कविता को उन्होंने लेखक को सुनाया भी, तो लेखक बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और उसे लगा कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। वह अपने अध्यापक की गाए हुए कविताओं को उनसे अलग अलग सुर में गाता रहता था और मास्टर उससे अत्यंत प्रसन्न होकर अलग अलग कक्षाओं में उसको कविता गाने के लिए बुलाते थे। अब लेखक को पढ़ने में आनंद आने लगा था। वह घर के पहले जब वो खेतों के और पशुओं के काम करता था तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, उस काम में उसको बोरियत महसूस होती थी। लेकिन जब से वह कविता गाने लगा, करने लगा, तब से उसको अकेलापन बहुत अच्छा लगता था। वह जब कोई तुक बनाता था तो भैंस चराते हुए भैंस की पीठ पर कविता की लाइन को लिख लेता था या पत्थर पे लिख लेता था। उसको याद करने के बाद वह उसे मिटा देता था। कभी कभी तो कविता बनाने के बाद उसमें इतना धैर्य नहीं रहता था कि वह सुबह का इंतजार करे। वह रात को ही अध्यापक के यहाँ पहुँच करके अपनी कविता सुनाने लगता था। इस प्रकार लेखक का साहित्य में रुझान बढ़ा और वह कविता लिखने और पढ़ने लगा था। उसके सुर और लय का भी विकास हुआ। तो इस पूरी कहानी में दिया है कि पढ़ना और शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, सभी को पढ़ना चाहिए। यदि हम मन लगा के अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो लक्ष्य हमें अवश्य ही मिल जाता है। ये है आपकी जूझ कहानी का सारांश। आप विस्तार से इस कहानी को पढ़ लीजिएगा एक बार। इस कहानी में पैराग्राफ से आपको कोई व्याख्या नहीं आती, पूरी कहानी पढ़ने के बाद इसी से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है।